नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। जोड़ दीजिए हेमंत जी को फटाफट स्क्रीन पर। स्वागत है हेमंत भाई आपका। आज सुप्रीम कोर्ट को सैल्यूट करने का दिन है। सब मिलजुल के करिए। अगर आप लोग नहीं करेंगे तो मैं अकेले कर लूंगा, अकेले कर लूंगा। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बागची थे। गजब, मतलब धुआं धुआं कर दिया है। अब आप लोग निश्चिंत हो जाइए। इसके बाद आप लोग कभी सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखिए भी नहीं तो भी चलेगा। 49 मिनट की आज हियरिंग हुई थी एसआईआर। आपको पता है इतना बड़ा फैसला दिया है। आधार कार्ड को 12वां डॉक्यूमेंट माना। इतना जबरदस्त फैसला है। 12वां डॉक्यूमेंट होगा अब आधार कार्ड। इसके पहले आपको याद होगा, पहली बार जो है सुझाव दिया था तो ज्ञानेश कुमार ने लोड ही नहीं लिया। कहा कौन सुप्रीम कोर्ट, हम ध्यान नहीं देंगे। नहीं लिया लोड। फिर अगली बार निर्देश दिया, नहीं लोड लिया। फिर कहा अब करने पड़ेगा। 2 बार नहीं किया ही नहीं। 31 तारीख तक पूरी प्रक्रिया खत्म हो गई। जितना आपत्ति अनापत्ति जितना था, अब तो खाली दिखावा है। जो ऑफिशियल प्रोसेस था सब 31 को क्लोज हो गया। अब आज सुप्रीम कोर्ट ने, जस्टिस सूर्यकांत ने बहुत जोरदार तरीके से कहा है कि अब आदेश दे रहे हैं कि करो। इतने जल्दी आदेश देने के लिए धन्यवाद। मुझे लगा था कि जब बिहार का चुनाव खत्म हो जाएगा तो आप बहुत जोरदार तरीके से आदेश देंगे। तब तक आप जो है सीजीआई भी बन चुके होंगे, तो चीफ जस्टिस बनने के बाद आप आदेश देंगे। मुझे यही लगा। अब बहुत लोगों को लगेगा कि सुप्रीम कोर्ट की अवमानना टाइप में कुछ बोल रहा हूं। मैं टाइप नहीं बोल रहा हूं, वही बोल रहा हूं। क्योंकि चुनाव आयोग जो अवमानना कर रहा है सुप्रीम कोर्ट की बार बार, उसका संज्ञान लेने की हिम्मत ही नहीं है किसी में। नहीं है हिम्मत। अवमानना पर चुपचाप सन्नाटे में बैठ करके देखते रहे। और सामने सबूत रखा था कपिल सिब्बल ने कि ये अवमानना का सबूत दिख लीजिए साहब। जज साहब देख लीजिए। जज साहब, साहब बोलने में तो लगता है कोई और साहब। जज साहब देख लीजिए अवमानना का सबूत। लेकिन कोई नहीं कि ठीक है अब आधार कर दो। अरे अब क्यों कर दो? ये आदेश कहाँ लेके जाएगा कोई? इसको ओढ़े बिछाए इस ठंडक में ये काम आएगा आदेश? इस आदेश को तापे क्या करेगा इस आदेश का आदमी? है? सारी प्रक्रिया खत्म हो गई है। गजब है भाई। इस देश में सुप्रीम कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज और मोदी जी की बॉडीज सब एक हो गई हैं। किसी डिफ्रेंशिएट ही आप नहीं कर पाएंगे। मैं आपको खबर बता देता हूँ, दिखा देता हूँ, और फिर चलिए हेमंत जी से पूरा 49 मिनट का ब्यौरा सुनिएगा। आधार पहचान का प्रमाण है, नागरिकता का नहीं। एससी ने चुनाव आयोग से कहा इसे 12वां दस्तावेज माना जाए एसआईआर पर सुनवाई। चलिए भैया अगला दिखा दीजिए। अगली खबर लाइव लॉ सबसे ऑथेंटिक। ब्रेकिंग, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट्स ईसीआई टू एक्सेप्ट आधार कार्ड एज 12th डॉक्यूमेंट इन बिहार एसआईआर एज प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। चलिए अगला दिखा दीजिए भैया। बिहार एसआईआर हियरिंग अपडेट्स, आधार शुड बी ट्रीटेड एज वैलिड प्रूफ फॉर एसआईआर एक्सरसाइज। ये 8 सितंबर। हालांकि इसमें भी अभी मुझे संदेह है। देखिए बहुत जल्दी जश्न तो, जश्न लायक कुछ है भी नहीं। बेसिकली ये तो वो है कि मातम में कोई ठहाका लगाने टाइप। और कोई ऐसा करता है तो बात हम नहीं कह पाएंगे सुप्रीम कोर्ट के सामने। बहुत बड़ा है, हम बहुत छोटे हैं। लेकिन अगर कोई हमारे घरों में मातम में आकर ठहाका लगाने लगे तो हम क्या करेंगे पता है? या कोई भी आप क्या करेंगे? हम अपने नहीं करें, आप क्या करें? वही हालत है। आखिरी वाली फोटो फिर एक बार दिखाइए। जो आखिरी खबर अभी आप दिखाए थे, एक बार फिर से दिखाइए साहब। क्योंकि मैं इसको इसलिए दिखा रहा हूं, इसे भी अभी आप आदेश मत मानिए। आजकल सुप्रीम कोर्ट के आदेश को 15 बार पढ़ना चाहिए। बिहार एसआईआर हियरिंग अपडेट्स, आधार शुड बी ट्रीटेड एज वैलिड प्रूफ फॉर एसआईआर एक्सरसाइज। आधार को एसआईआर में वैलिड प्रूफ के रूप में ट्रीट किया जाना चाहिए। यहाँ पे गौर कीजिएगा। 12th डॉक्यूमेंट और सब कुछ है, हम सब मानते हैं। लेकिन आदेश में क्या होगा? और अब मान भी लेगा। अब तो हो सकता है अब ज्ञानेश कुमार तत्काल मान ले कि हम साहब तत्काल मानते हैं, क्योंकि अब खेल खत्म हो गया।
खेल खत्म। लाइए अब हेमंत जी को इसको हटाइए खबर। हेमंत भाई, आज तो आप बहुत खुश होंगे। बहुत दिन से आप कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट बहुत बड़ा फैसला देगा, सूर्यकांत बहुत बहुत ही ओजस्वी तेजस्वी जज हैं, पलट देंगे एक के बार में चुनाव आयोग को पूरा उसके खेल। तो आज तो आशीष जश्न है। आश- आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को। जो 10 जुलाई की पहली हियरिंग में जिस समय इस बेंच ने सुझाव दिया था आधार कार्ड को लागू करने का 11 दस्तावेजों के ओवर एंड अबव, उस दिन अगर आपको याद हो, मुझे अच्छे से याद है कि हमने देर से शो किया था और उसमें यह बात कही थी कि इसका कुछ नहीं होने वाला। सुझाव का कोई मतलब नहीं होता, या तो ये आदेश हो या ना हो। वो एक 10 जुलाई से शुरुआत हुई थी, आपको ध्यान होगा, पहली हियरिंग। और आज है 8 सितंबर। लास्ट तारीख कब थी चैलेंज करने की? 31 अगस्त। सुप्रीम कोर्ट ने आज आदेश किया। इससे पहले एक बार सुझाव दिया, 2 बार आदेश किया। ज्ञानेश गुप्ता के चुनाव आयोग ने उस पर कोई, जैसे आप कहते हो आपके शब्दों में, लोड ही नहीं दी, कोई इंस्ट्रक्शन ही जारी नहीं। और ये बात हो सकता है आज भी ना हो। आज क्या हुआ, आज बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ। 49 मिनट की हियरिंग जैसे आपने बताया हुई। कपिल सिब्बल वहां कागज लेकर के आ गए। और क्या कागज लेके आए कि साहब, पहली बात तो आपके 10 जुलाई से लेकर के आज तक जितने भी आदेश हैं उस पे आधार को इंक्लूड करने के लिए इन्होंने कोई आदेश जारी नहीं किया चुनाव आयोग ने नीचे। और जो बीएलओ आपकी बात के आधार पर आधार को एक्सेप्ट कर रहे हैं, उनको कारण बताओ नोटिस जारी करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। तो जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि दिखाइए शो कॉज नोटिस। उन्होंने शो कॉज नोटिस हाथ में दे दिया। सोचिएगा। उसके बाद भी उन्होंने कहा कि ये आपके 3 ऑर्डर्स की कंटेंट है। सूर्यकांत जी चुप रहे। उसके बाद द्विवेदी से पूछा कि आप क्या कर रहे हो, और धीरे से वो बात, आपको इंस्ट्रक्शन जारी करनी चाहिए, केवल ये शब्द कहा, आपको इंस्ट्रक्शन जारी करनी चाहिए। अपील करने की लास्ट डेट कब थी? अपना रिव्यू डालने की आखिरी तारीख कब थी? 31 अगस्त। आज कितनी तारीख है? 8 सितंबर। लास्ट डेट अब जो है, ये नई फाइनल कब लिस्ट आएगी? 30 सितंबर को। अगर ऑफिशियली देखें तो पिछली जो हियरिंग हुई थी, आपको याद होगा, तब पेटिशनर्स ने क्या कहा था कि अपील की तारीख 15 तक बढ़ा दीजिए। क्या कहा था चुनाव आयोग ने? 15 तक नहीं, बढ़ाइएगा मत माई लॉर्ड, हम 30 तक जो भी कागज आएगा उसको कंसिडर करेंगे। फिर बढ़ाने में क्या दिक्कत थी? लेकिन उसकी बात मानी, द्विवेदी की बात मानी, पेटिशनर्स की नहीं मानी। एप्लीकेशन खारिज हो गई। और आज 8 सितंबर को, 8 दिन बाद, डेडलाइन खत्म होने के बाद, आज आदेश कर दिया है कि साहब आप आधार को 12वां डॉक्यूमेंट मानिए। कल्पना कीजिए केवल, ये वही चुनाव आयोग है। 4 महीने पहले आपने एक खबर पढ़ी होगी, बहुत बहुत प्रचारित खबर, कि चुनाव आयोग का जो एपिक कार्ड है उसमें सारी वो जो ड्यूअलिटी वो करने के लिए जो एपिक कार्ड है उसको आधार से जोड़ा जाए। याद है आपको? कितने लंबे चौड़ी खबरें छपी थी। अब चुनाव आयोग कह रहा है कि हम तो इसको आधार कार्ड को वैलिड प्रूफ नहीं मानते। लगातार 10 जुलाई से इस पर बहस चलती रही। एसआईआर की लीगल सेक्टिटी, लीगल वैलिडिटी, उस पर कोई चर्चा, लॉ पॉइंट पे कोई चर्चा नहीं। किस बात पे उलझे हुए आप? आधार हो या ना। 10 जुलाई, आज 8 सितंबर। ये है आपकी न्याय प्रक्रिया। एक भी बात मैंने, देखिए, बहुत बहुत ज्यादा हियरिंग्स कवर की है, सारी चीजें की इतने लंबे कैरियर में। इस तरह की जो संवैधानिक संस्था के वकील की इस तरह की पैरवी मैंने नहीं देखा ऐसा कि किसी लॉ पॉइंट पे बात ही नहीं। 10 जुलाई की घटना आपको याद है? क्या कहा था द्विवेदी ने सुप्रीम कोर्ट में कि आप हमें ये करने दीजिए, आप हमें कोई डॉक्यूमेंट जोड़ने के लिए मत कहिए। याद है ना आपको? जब हो जाए तब बताइएगा। उसके बाद कोर्ट ने कहा नहीं, हम सुझाव देते हैं कि आप आधार को चेंज कीजिए। कर लिया क्या? उसके बाद 2 आदेश दिए, उनको मान लिया क्या? आज 8 सितंबर को कह रहे हैं कि हम इंस्ट्रक्शन जारी कर देंगे कल तक। अब उस इंस्ट्रक्शन का क्या मतलब रह गया? और इन द मीन टाइम आप एक चीज और याद रखिएगा कि माननीय ज्ञानेश गुप्ता जी ने परसों 10 सितंबर को पूरे देश के सीईओज की मीटिंग बुला ली है कि सारे देश में एसआईआर करना है। उसकी मॉडलिटीज पे और उसके नो हाउ पे पूरा बातचीत होगी। इसका मतलब क्या समझते हैं कि जब एसआईआर की लीगल सैंक्टिटी, वैधानिकता सुप्रीम कोर्ट में अंडर एक्टिव कंसिडरेशन है, उसमें ज्ञानेश गुप्ता की ये मीटिंग बुलाना, इसका क्या मतलब समझेंगे आप? कि अब उनको इस बात की परवाह नहीं कि एसआईआर का क्या आउटकम आता है सुप्रीम कोर्ट में, या उनको ये पता है कि आउटकम क्या आएगा? दोनों ही चीजें है ना। या तो उनको परवाह नहीं कि सुप्रीम कोर्ट से क्या फैसला आएगा, या उनको आउटकम का पता है कि क्या आएगा और हम अपना काम करें। ये दोनों ही चीजें इस देश में न्यायपालिका के इकबाल को कहां ले जाकर के खड़ा करेंगी, ये तो न्यायपालिका बेहतर बता सकती है, या देश के जो आम नागरिक है 144 करोड़, जो डेमोक्रेसी के नाम पर जीते और मरते,
वो डेमोक्रेसी की हालत को देख करके फैसला अपना भाग्य तय कर सकते हैं। मैं और आप तो यही कह सकते हैं। मैं आज तक न्यायपालिका के किसी उसको लेकर के इतना निराश कभी नहीं हुआ, मैं ये कह सकता हूँ, जो निराशा आज मुझे सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग इस मामले में देख करके हुई। ये वास्तव में एक अलार्मिंग बेल है। ये आने वाले समय का सूचक है कि किस तरीके से एक संवैधानिक संस्था सुप्रीम कोर्ट के सामने लॉ पॉइंट्स को छोड़ करके हर चीज पर बात कर रही है। और जस्टिस बागची ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो इलेक्शन कमीशन का जो मैनुअल है वो तो कुछ और कहता है, और एसआईआर के मैनुअल में आप 11 डॉक्यूमेंट बता रहे हो, यानी कि और जो एसआईआर का फॉर्म है उसमें आधार का जिक्र है, और ये आधार को मान नहीं रहे हैं। तो जो मर्जी आए कर दीजिए। आप ज्ञानेश गुप्ता के चुनाव आयोग की हिमाकत देखिए। विपक्ष ने ये कहा कि साहब 5 बजे के बाद कितनी भीड़ थी वोटिंग पोलिंग बूथ्स पर, वो देखने के लिए हमें आप ये जो बूथ्स की वो दे दीजिए अपने वीडियो फुटेज। रातों रात कानून क्या बदल दिया कि 45 दिन के बाद नहीं देंगे, और वीडियो फुटेज तो देंगे ही नहीं, किसी की बहू बेटी का मामला है, फिर वीडियो फुटेज बढ़ाते क्यों आप? और 45 दिन के बाद खत्म करने का क्या मतलब? हाउस नंबर 0 को आप खत्म कर देंगे। शुरू किससे पूछ के किया था आपने? कौन हो आप खुदा है क्या? जब आया मर्जी हाउस नंबर 0 हाउस नंबर 00 कर दिया, जब चाहा उसको खत्म कर दिया, जब चाहा फुटेज देंगे, जब चाहा नहीं देंगे। ये लोकतंत्र है या तमाशा है? और ज्ञानेश गुप्ता को ये ताकत कहां से मिलती है? 45 दिन के बाद आप कैसे मिटा देंगे इसको, फुटेज को? क्यों? कौन सी ताकत के तहत? बदल दी ना। उसके बाद देखिए इंटरेस्टिंग, बहुत सारे आरटीआई एक्टिविस्ट ने आरटीआई लगाई सूचना के अधिकार के तहत कि साहब आप वो फाइल दीजिए जिसमें आपने एसआईआर कराने का फैसला लिया। ले लीजिए फाइल, मना कर दिया, ऐसी कोई फाइल ही नहीं है। उसके बाद ये कहा कि आप वो कागज दिखाइए जिसके तहत फुटेज का फैसला किया कि 45 दिन के बाद ले लेंगे। कहते हैं नहीं, यानी कि आपने कहा कानून बन गया, कोई फाइल, कोई प्रपोजल, कोई मूव नहीं। ऐसा तो इलेक्टेड ऑटोक्रेसी में तो होता है, डेमोक्रेसी में तो नहीं होता। कोई एक छोटी सी चीज, आपने मुझे 100 रुपए भी देने हैं, उसकी भी फाइल चलती है सरकारी डिपार्टमेंट में, ऐसा नहीं होता। और आप पॉलिसी की पॉलिसी बदल रहे हैं, और हाउस नंबर 0 नहीं होगा, कहां से आ गया? कहा ये दिखाइए 0 होगा, ये कहां था? तो आपने कुतर्क पेश कर दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आप लाखों लोगों का मजाक उड़ा रहे हैं जिनके पास घर नहीं। क्या भावुकता थी, टिपिकल संघ की भाषा। अब उनके पास घर आ गए क्या? सबके पास जो पुलों के नीचे रहते उनको घर दे देंगे। अब मोदी जी ने तो दे दिया 2022 तक सबको पक्के निवास। तो समझने की बात आशीष भाई, ये पहुंच का रहे हो आप? ये संवैधानिक संस्थाएं कहां जा रही है? केवल ये सोच करके देखिए। ये मेरे लिए खुशी का दिन नहीं, इससे बड़ा निराशा और दुख का दिन नहीं हो सकता। एक तरफ चुनाव आयोग एक्सपोज हुआ कि वो इंक्लूजन, समावेशी चुनाव आयोग नहीं है, वो तो एक एजेंडे के तहत किसी को जिताने के जतन करने में लगा हुआ है। ये साफ हो गया चुनाव आयोग की सारी दलील, सारी तकरीर को देख के। अब तक हमने तो सारी तकरीर एक भी शब्द मिस नहीं किया, 10 जुलाई से कोई शब्द मिस नहीं किया अपन ने, सारे की खबर एक। वो सारे कुतर्क जो चुनाव आयोग की तरफ से दिए गए, और आज सुप्रीम कोर्ट का जो रुख, सुप्रीम कोर्ट बाकी तो छोड़िए, अगर अपने आदेशों को ही नहीं मनवा पा रहा है तो फिर सोच लीजिए बाकी क्या होगा। चिंता का विषय। खैर क्या चिंता का विषय, हम लोग भी कहते कहते अब एक्सपायर हो गए शब्द ही है। अलार्मिंग बेल आपने कहा, हेमंत जी ने कहा अलार्मिंग बेल है डेमोक्रेसी के लिए। अरे घंटी कब की बज गई, लोकतंत्र कब का छुट्टी लेके घर चला गया। स्कूल में घंटी बजने के बाद बच्चे चले जाते हैं, लोकतंत्र चला गया छुट्टी लेकर के। वो तो हम ही है जो लोकतंत्र लोकतंत्र जपे जा रहे हैं। मतलब हम लोग जैसे 10 20 50 100 लोग हैं ना। एक मैं इसी पर एक शेर सुना देता हूँ। आज चर्चा इतनी, मतलब आज इतनी खुशी है इस फैसले पर मुझे कि एक शेर सुना देता हूँ। एक शेर था, किसी मेरे साथी ने सुनाया एक बार, कि तेरे इश्क का हुक्का तो कब का बुझ चुका था। अब हरियाणा के हो आप तो हुक्का और बेहतर समझो। तेरे इश्क का हुक्का तो कब का बुझ चुका था, वो तो हम ही थे जो गुड़गुड़ाए जा रहे हैं। वो तो हम ही हैं जो गुड़गुड़ाए जा रहे हैं। तो आज याद आ गया कि तेरे इश्क का हुक्का तो कब का बुझ चुका था, वो तो हम ही हैं जो गुड़गुड़ाए जा रहे हैं। तो वो तो कब की घंटी बज गई, छुट्टी हो गई, लोकतंत्र गया छुट्टी पे। वो हम ही है जो लोकतंत्र 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 बचाओ बचाओ लटे जा रहे हैं। जो आप इकबाल कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का, इकबाल तो सुप्रीम कोर्ट का, पुलिस का, ईडी का, आईटी का, सीबीआई का, सरकार का, संवैधानिक संस्थाओं का, सबका इकबाल फुटबॉल कब का बन गया है। इकबाल अब नहीं है, फुटबॉल है, जो आ रहा है लात मार के चला जा रहा है।
एक किक जिधर से जो आ रहा है एक किक मारा, लो हम समझ रहे हैं इकबाल है, वो है फुटबॉल। तो चेंज आ गया है। अब इस एसआईआर पे अब आगे हम क्या चर्चा करें? हम तो कई बार होता ना, हम लोग के सवाल जवाब खत्म नहीं होते, दर्शक कहते हैं शो थोड़ा छोटा करो आशीष चित्रांशी। आज तो इतना छोटा है कि यहीं पे वाइंड अप कर दूं, क्योंकि सवाल ही नहीं, अब क्या बोले हम आगे। सुप्रीम कोर्ट अगली बार क्या करेगा? सूर्यकांत अगली बार बहुत कड़क फैसला देंगे। और अब मुझे कई लोग जैसे बीच बीच में, जैसे आज सुबह एक मैं एग्जाम्पल बताता हूँ, आज सुबह रेवंत रेड्डी पर एक अवमानना के मामले में मुझे किसी ने खबर भेजा कि भैया बहुत तगड़ी खबर है, सुप्रीम कोर्ट में गवई ने बहुत तगड़ा झटका दिया है। तो हमको क्या खबर भेजा, तो रेवंत रेड्डी पर अवमानना का केस जिस बीजेपी के पदाधिकारी ने, तेलंगाना वाले ने डाला था, उसको गवई ने कहा था कि नेता हो थोड़ी खाल मोटी रखो, ये सब मामले अदालत में मत लेके आओ। हम कहे इस खबर को कूड़े में डाल दो, मैं तो नहीं चलाऊंगा। एक खबर बीजेपी के संगठन तेलंगाना उसको फटकार लगा दी, ये चला करके देश की जनता को गुमराह हम करेंगे कि देखो बहुत तेज अभी गवई साहब एक्टिव हो गए, हम लोकतंत्र बचा लेंगे। कुछ नहीं, ये सोचो कि अगला भतीजा या भांजा किसका जज बनेगा, लोकतंत्र कौन बचाएगा वो भूल जाओ। हेमंत भाई, मैं ये जो बातें कर रहा हूं पूरी जिम्मेदारी से कर रहा हूं, पूरी गंभीरता से कर रहा हूं। न्यायपालिका क्या अब उस स्टेज पर है जहां पर इस न्यायपालिका की जरूरत इस देश के लोकतंत्र के साथ डिस्कनेक्ट हो चुका है? अब मतलब जरूरत है ही नहीं है, क्योंकि ये रह के ही क्या करेगा लोकतंत्र संविधान को? कैसा कस्टोडियन, ये कहां बचा रहा है? देखिए आशीष भाई, आज मैंने आपको एक आर्टिकल भेजा है, मैंने तो पढ़ा उसको 2 बार। मेरी इच्छा है कि आप उसको स्क्रीन पे जरूर दिखाएं ताकि दर्शक उसको देख ले। इंडियन एक्सप्रेस की आज की कटिंग है। रेखा शर्मा जी ने, जो जज थी दिल्ली हाई कोर्ट की, उन्होंने बाकायदा एक बेल केस के अंदर उमर खालिद के के अंदर एक एडिटोरियल पेज पे एक छोटा पीस लिखा है। और इसका अगर आखिरी पहरा आप पढ़ेंगे तो आपको आज की न्यायपालिका का, अगर हो सके तो मुझे दिखा दीजिए, मैं पढ़ भी दूं दर्शकों को, अगर लास्ट पैरा इसका दिखा पाए तो। इसके अंदर रेखा शर्मा जो दिल्ली हाईकोर्ट की जज थी, रिटायर हो गई है, उन्होंने अपनी ही बेंच, अपनी ही दिल्ली हाईकोर्ट के बारे में एक फैसले के बारे में, उमर खालिद की बेल कब आपको पता है ना 5 साल के बाद अब रिजेक्ट हुई है, तो उन्होंने उसके ऊपर एक बहुत ही अद्भुत पीस लिखा है जो भी आपने स्क्रीन पे दिखाया। और उसमें उन्होंने दिखाया कि जो बेल और जेल का जो डिफरेंस है उसको पूरे का पूरा वो करते हुए आर्टिकुलेट को आखिर में उन्होंने लिखा कि इस देश में जो न्यायपालिका को जो कॉलेजियम सिस्टम दिया गया था ना, वो कुछ सोच समझ के दिया गया था। आज वो कॉलेजियम सिस्टम की अपना अस्तित्व खतरे में है। यहाँ पर ला करके वो कंक्लूड करते हैं कि पूरी क्रेडिबिलिटी के जो न्यायपालिका जो स्टील फ्रेम थी टू ब्रिंग टू द जस्टिस, जो भी आदमी कल्प्रिट है और आम आदमी को न्याय दिलाने वाली बात। बहुत ही अद्भुत पीस लिखा है रेखा शर्मा जी ने। मुझे लगता है हर जिम्मेदार नागरिक को वो पढ़ना चाहिए। न्यायपालिका के लिए वो आईना है। दूसरी बात, केवल एक इस केस में नहीं आशीष भाई, 2018 से आप देखिए जब वो बहुचर्चित 4 गजों की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, याद है आपको? उसके बाद उसमें से ही कुछ विभूतियां सीजीआई बनी और उन विभूतियों ने उन्हीं मुद्दों का क्या हासिल किया जिनको लेकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मास्टर ऑफ रोस्टर को लेकर के केसेस कहाँ लगते हैं, क्या लगते हैं, वो ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। चंद्रचूड़ क्या सोच के लाए गए थे, चंद्रचूड़ क्या निकले, छोड़ दीजिए। गणेश जी का उत्सव तो परसों भी था ना शायद, अगर मैं गलत नहीं हूं। इस बार मोदी जी नहीं गए सीजीआई के, चंद्रचूड़ क्या इस बार नहीं गए? आस्था तो इस बार भी होगी। पिछली बार घंटी बजा रहे थे ना उनके साथ, चंद्रचूड़ के साथ उनके घर जाकर। तो अब जो चीफ जस्टिस है वो भी तो महाराष्ट्र से ही है, वहां घंटी नहीं बजाई, चलो कोई नहीं, यहाँ नहीं गए। चंद्रचूड़ तो अभी दिल्ली में ही रहते, वहां जाके घंटी बजाए थे, तभी क्यों बजाई थी याद आपको? कुछ तो मजबूरियां रही होंगी। ये देश को सोचना है। मैं और आप तो केवल जो हम देखिए, हम सब की जो मेमोरी है, हमारी जो याददाश्त है वो बहुत छोटी है और पॉलिटिशियंस इसी का लाभ उठाते हैं। लेकिन मेरी आपका एक नैतिक फर्ज ये भी है कि जो कुछ अतीत का रेलेवेंट घटनाक्रम है उसको आप चंद शब्दों में उसको याद भी दिला देते हैं। एक बार रात को सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस की बेंच देख के आए थे मोदी जी, याद है आपको? रात को 12 बजे। और उसके बाद वो सीजीआई साहब कि फिर आपके क्रांतिकारी फैसले देखे होंगे आपने, एक से एक उसके बाद अद्भुत। हाँ, गो वही हो गया, आजकल राज्यसभा में ज्ञान दे रहे हैं।
और एक शब्द राज्यसभा में बोला हुआ आज तक, तो वो बता दीजिएगा मुझे निकाल के, क्योंकि आप तो रिसर्च कर रहा था, मुझे तो उतनी समझ नहीं। वो क्या वैल्यूएडिशन कर रहे हैं राज्यसभा में बैठ करके, न्यायपालिका में कितनी क्रांति उन्होंने सीजीआई को दी और कितनी अब कर रहे हैं, वो भी देख लीजिए, कोई खास बात नहीं। चंद्रचूड़ महोदय की तो बस बात ही मत कीजिए, 7 घंटी बजाई थी। इस बार कहाँ, गणेश जी तो वहीं थे, गणेश उत्सव भी था, गणेश जी स्थापित भी हुए थे। क्या मोदी जी कहाँ थे? मोदी जी दिल्ली में भी थे, पीछे बैठ के ट्रेनिंग दे रहे थे सांसदों को। देखा था आपने, फोटो देखा होगा। जो आदमी कभी पीछे नहीं बैठता वो सबसे पिछली लाइन में बैठा, और उसमें नहीं गए। आज जो जस्टिस सूर्यकांत की बेंच के अंदर जो कुछ हुआ, मेरे लिए वास्तव में वो एक लर्निंग भी थी कि देखिए एक इतनी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी किस दिशा में जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स चुनाव आयोग को किस बात पर बहुत ज्यादा लीवे देते हैं कि हमारी तरह एक संवैधानिक संस्था है, और सारा देश ये मानता है कि वो एक संवैधानिक संस्था है। और एक संवैधानिक संस्था, अच्छा, आमतौर पर उसको आदेश देने से भी बचते हैं, और बहुत बार तो ये हियरिंग्स में आपने लगातार सुना होगा कि आप भी एक संवैधानिक संस्था है, हम आपको आदेश देने से बचते हैं, ठीक। और वो संवैधानिक संस्था अपने से, जो सुप्रीम कोर्ट जो इस देश के कानून का कस्टोडियन है, उसके 3-3 आदेश ना माने, और जो भावी चीफ जस्टिस है वो देखते रह जाए, इसको आप क्या करें? और जो मैंने आपको बताया कि जो परसों मीटिंग बुलाई है अपने, क्या नाम है, ज्ञानेश गुप्ता ने, ये पूरे देश की एसआईआर पर चर्चा करेंगे, वो बता दीजिए आप। मेरा सवाल गलत हो तो बता दीजिए, या तो उनको ये पता है कि एसआईआर का भरोसा फैसला क्या आएगा, ठीक है ना, या तो उनको ये पता है, और या इसकी परवाह नहीं, इसके अलावा कुछ है तो आप बता दीजिए। तो पूरे के पूरे सिस्टम को कहां ले जाकर के खड़ा कर दिया है। जस्टिस सूर्यकांत जो वुड बी चीफ जस्टिस है, उनकी बात 3 बार ना मानना, और बिना किसी लॉजिक के मानना, और वो बात यूं की यूं बाईपास हो जाए, उस पर एक शब्द भी चर्चा। कंटेम्प्ट का जिक्र केवल और केवल कपिल सिब्बल ने किया कि सर आपके 3-3 ऑर्डर नहीं माने उन्होंने, कंटेम्प्ट में किया। उसके बाद वो कंटेम्प्ट शब्द ही नहीं आया 49 मिनट के अंदर। और यही, अगर मान लो मुझसे और आपसे कोई चूक हुई हो तो अपना क्या हश्र हो, जरा कल्पना कीजिएगा। आप निशिकांत दुबे नहीं, माफ कीजिएगा, निशिकांत दुबे ने क्या कहा था कि इस देश के अंदर जहां जहां गृह युद्ध हो रहे हैं उसके लिए जिम्मेदार इस देश का सीजेआई संजीव खन्ना है। ना तो उन्होंने ये बताया कि गृह युद्ध कहां हो रहे हैं। सीजेआई के बारे में उनकी आस्था देखिए, इस देश का ये शब्द है रूलिंग पार्टी के सांसद, और उन्हीं के साथी एक सांसद ये बता रहे हैं कि उनको ये गलतफहमी है दुबे साहब को कि वही संसद चलाते हैं। तो यहां तो आपने लाके देश को खड़ा कर दिया। देखिए इकबाल जो है ना, न्यायपालिका का इकबाल कोई और नहीं बचा सकता, न्यायपालिका को ही बचाना होगा। और माफ कीजिएगा, अगर न्यायपालिका को अपने आत्मसम्मान, अपनी स्टैंडिंग की, खुद की ही परवाह नहीं है, तो फिर तो उसका कौन रखवाला होगा और क्या होगा। और अगर एक बार आपने अगर ये मैसेज चला गया कि आप झुकते हैं, तो उसके बाद देन देयर इज नो एंड। और ये मैं कहता हूं हमेशा टॉप से शुरू होती है। आज जस्टिस सूर्यकांत वुड बी टॉप है, उनकी बेंच में ये सब हुआ, ये तो उनको देखना चाहिए। नहीं, जो टॉप हैं, जो वुड बी टॉप हैं, जो कुड बी टॉप हैं, सब सब एक के लाइन पे हैं, और संदेश नहीं गया है, सब लिख करके बकायदा है कि भैया हम प्रेशर में हैं। और अगर बात ये लगती है कि हेमंत अत्री ने बोला बुरा लग गया, आशीष चित्रांशी ने बोला बुरा लग गया, अवमानना कर दिया, कोई बात नहीं, आप जो सजा दोगे हम तैयार हैं। लेकिन अगर एक बार, पढ़ना लिखना तो आता है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, तो एक बार, और अगर ये लगे कि हमको पढ़ना चाहिए, तो एक बार अभी दिखाया है जस्टिस रेखा शर्मा, इनको पढ़ लेना। ये तो हेमंत अत्री और आशीष चित्रांशी नहीं है। एक बार मुझसे आप कहोगे तो मैं भेज दूंगा। एक बार जस्टिस मुरलीधर को पढ़ लेना, आज ही जस्टिस मुरलीधर भी छपे हैं इसी इंडियन एक्सप्रेस में, आज छपे हैं, और बड़े में छपे हैं खूब। जस्टिस मुरलीधर, उन्होंने राम मंदिर और अयोध्या के फैसले से लेकर के सारे फैसले पे सवाल उठाए हैं। और जस्टिस मुरलीधर इस देश के सबसे, मतलब न्यायिक क्षेत्र में उस आदमी को आइकॉन माना जाता है। जस्टिस मुरलीधर को इतना सम्मान है, तो जस्टिस मुरलीधर को पढ़ लो, जस्टिस ओक को पढ़ लो, जिनकी विदाई सुप्रीम कोर्ट में जैसी हुई वैसे किसी जज की हुई नहीं थी। जस्टिस ओक को पढ़ लो, जस्टिस सीकरी को पढ़ लो, जस्टिस मदन बी लोकुर को पढ़ लो, जस्टिस गंभीर को पढ़ लो। जितने का नाम लेना उस सबका मैं आर्टिकल भेज दूं, पढ़ लो। ये आशीष चित्रांशी और हेमंत अत्री नहीं है, इसमें मैक्सिमम आप लोगों से सीनियर जजेज हैं, मैक्सिमम। हाँ, मैक्सिमम आप लोग से सीनियर हैं। रेखा शर्मा हाई कोर्ट की है तो उनको आप सीनियर नहीं मान सकते।
जस्टिस मुरलीधर को आप लोग सुप्रीम कोर्ट आने नहीं दिए, तो इसलिए उनको नहीं मान सकते, हो सकता है, लेकिन वो सीनियर से भी सीनियर है, उनका सम्मान ही इतना है। तो जितने नाम मैं गिनवा दिया, हो सकता है कुछ नाम छूटा हो, अभी मार्कंडे काटजू का नाम नहीं लिया मैंने, भूल गया था, तो को इतने भेज दे, दर्जन भर जज, लेकिन बेचारे क्या करें। और जितने वाचान है बोल रहे हैं, ये सब वही है कि जो न्यायिक व्यवस्था को मतलब कोलैप्स होते और दफन होते देख रहे हैं। बाकी जितने मौज वाले हैं हेमंत भाई, उनका नाम अभी आपने कहा गोगोई, मुंह पे ताला बंद, वो जो है अभी वाले चंद्रचूड़ मुंह पे ताला बंद, खन्ना मुंह पे ताला बंद, दीपक मिश्रा मुंह पे ताला बंद। इनको कभी आप सुनते हैं कि कोई देश के बारे में कोई चर्चा करते हैं? ये चर्चा क्या करेंगे, ये क्या चर्चा करेंगे? इन्हीं की वजह से तो चर्चा करना पड़ रहा है। तो इनकी ये जो है यही हकीकत है, आप लोग को इनको पढ़ना चाहिए। और अगर अवमानना टाइप लगे तो इन लोगों पे 10-12 पे अवमानना कर दो, इकट्ठा पेश कर दो, पीछे पीछे हम भी आ जाएंगे, बुलाओ जरा। जज बने खुदा नहीं हो गए, ये मुरलीधर ही थे जिन्होंने अपने अपने कोर्ट में माय लॉर्ड कहना बंद करवा दिया था वकीलों से कि आप हमें माय लॉर्ड नहीं कहेंगे। जस्टिस मुरलीधर थे। अरे उस जज को तो मैं सलाम करता हूं, सलूट करता हूं, प्रणाम करता हूं, कहा माय लॉर्ड नहीं कहेंगे। ये भाव जाता है कि हम ये ईश्वर हो गए, खुदा हो गए ना। श्रीमान बोलिए, सर बोल दीजिए, श्रीमान बोल दीजिए, पर्याप्त सम्मान है। तो अच्छा, माय लॉर्ड कहवा करके, लॉर्ड मतलब वो देवत्व आने के बाद भी फैसले ऐसे जिसपे इंसान शर्मा जाए, फीलिंग देवता वाली और फैसले इंसानों जैसे भी नहीं। वाह, गजब। इजाजत दीजिए हमें, फिर आएंगे अगले कार्यक्रम में। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।